संख्या 4 जहाँ से हमने पहले छोड़ा था तीसरे लेक्चर में, वहीं से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। शुद्धिकरण की विधियों को हम पहले पढ़ रहे थे, जिसमें अंतिम शुद्धिकरण की विधि जो हमारे पास बचती है वो है क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखिकी। तो 5 6 4 5 6 6 आपके पास छठी विधि है या 7वीं विधि होगी। 4 5 6 और 7वीं मान लो, 7वीं विधि वो है आपके पास क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हिंदी में इसे कहते हैं वर्णलेखिकी, वर्णलेखिकी विधि। वर्णलेखिकी, वर्ण मतलब कलर, लेखिकी मतलब ग्राफिक्स, अलग अलग कलर की पट्टियाँ और अलग अलग रंग की पट्टियाँ बनने के कारण ही इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा है, वर्णलेखिकी पड़ा है। पर इसका वास्तव में नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा है, अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे इसको। तो देखो, क्रोमेटोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो मान लो आपके पास कोई मिक्सचर है, मिश्रण है, उस मिश्रण में कोई अवयव है, सपोज करो कोई भी अवयव है, अवयव, और वो कैसा प्राप्त है दोस्तों, आपको सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त है, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित है। तो किसी मिश्रण में किसी अवयव का भाग जो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, उसके पृथक्करण या शोधन हेतु, शुद्धिकरण हेतु जो विधि प्रयुक्त की जाती है, उस विधि का नाम है आपके पास क्रोमेटोग्राफी। किसी मिश्रण में, किसी अशुद्ध नमूने में वह अवयव जिसकी मात्रा बहुत कम है, वो हमें अलग करना है, वो हमें पृथक करना है, तो उसके लिए जो विधि काम में ली जाती है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण तकनीक पर आधारित है। किस पर आधारित है? अधिशोषण तकनीक पर आधारित है। तीसरी बात, इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है। एक होती है स्थिर प्रावस्था, स्थिर प्रावस्था, और एक होती है गतिशील प्रावस्था, एक होती है गतिशील प्रावस्था। स्थिर प्रावस्था व गतिशील प्रावस्था में जो क्या होगा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, और वितरण के आधार पर ही यह तकनीक आधारित है। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या है, तो क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें 2 प्रावस्थाएं, स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था होती है। स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्थाओं के वितरण के आधार पर क्या होगा, वितरण के आधार पर मतलब पदार्थों का पृथक्करण व शोधन होता है। यही क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत है। अगली बात, ये जो आपके पास है, अब इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा है, तो ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, अलग अलग पट्टियां बनी है, पर पट्टियां बनी किस आधार पे है। तो नेक्स्ट देखो, इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है। एक प्रावस्था क्या है, गतिशील, एक प्रावस्था क्या है, स्थिर। इस प्रावस्थाओं की भौतिक अवस्था कैसी है, भौतिक अवस्था। नेक्स्ट, इनकी प्रकृति क्या है और इनका गमन क्या है। दोनों प्रावस्थाओं की भौतिक अवस्था, प्रकृति और गमन के आधार पर अयस्क का पृथक्करण किया जाता है, शोधन किया जाता है, और इसी कारण इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी के कितने प्रकार हैं, तो देखो, क्रोमेटोग्राफी एक तो होती है आपके पास, विभिन्न प्रकारों की हो सकती है। एक हो सकती है आपके पास अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, अधिशोषण वर्णलेखनी। एक होती है आपके पास वितरण क्रोमेटोग्राफी, और एक होती है आपके पास आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, इसका बेहतरीन आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कागज क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें होता है आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ वर्ण लेखनी, स्तंभ वर्ण लेखिकी या वर्णलेखिनी, वर्णलेखिकी। हमें तो केवल यही पढ़ना है मित्रों, लेकिन कुल आपको बता दिया, तो सुनना वापस। क्रोमेटोग्राफी आज तक राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, तो बहुत मोस्ट सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी किसे कहते हैं, कब प्रयुक्त की जाती है, तो मिश्रण में किसी अवयव की मात्रा बहुत कम हो, बहुत सूक्ष्म हो, तो बहुत कम होने पर जो विधि प्रयुक्त की जाती है, उस
अवयव की मात्रा को पृथक करने के लिए या शुद्धिकृत करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। होता क्या है, इसमें दो प्रवस्थाएं होती है, दोनों प्रवस्थाओं के वितरण के आधार पर, दोनों प्रवस्थाओं जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, दोनों प्रवस्थाएं लड़ लड़ाकर जो आपको वितरण करती है, उस वितरण तकनीक पर यह आधारित है। अब स्थिर प्रावस्था के रूप में क्या काम में लेते हो यह भी बता देते हैं। स्थिर प्रावस्था के रूप में काम में लेते हो आप अधिशोषण स्तंभ, अधिशोषण स्तंभ, अधिशोषण स्तंभ लेते हैं। और गतिशील प्रावस्था के रूप में वो अयस्क लेते हो जो या तो गैस रूप में हो सकता है या द्रवित हो सकता है। ये अवस्थाएं आ गई। अब इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा? दोनों प्रावस्थाओं में, स्थिर व गतिशील प्रावस्थाओं की भौतिक अवस्था, प्रकृति और गमन की प्रकृति के आधार पर इसे क्रोमेटोग्राफी नाम दिया गया है। क्रोमेटोग्राफी कई प्रकार की हो सकती है। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, अधिशोषण में हम पढ़ेंगे स्तंभ वर्ण लेखनी, वही हमारे कोर्स में। दूसरी वितरण क्रोमेटोग्राफी जिसे हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, और आयन विनिमय। न तो ये हमारे कोर्स में न है हमारे कोर्स में, तो हम पढ़ते हैं अधिशोषण वर्ण लेखनी। और अधिशोषण वर्ण लेखनी में पहला हमारे पास कौन सा है? एक ही है, स्तंभ वर्ण लेखनी, स्तंभ वर्ण लेखिकी। वर्ण लेखिकी होता क्या है देखो, इस क्रोमेटोग्राफी में एक लंबी सी स्तंभ होता है जिसे हम ब्यूरेट कह सकते हैं। ठीक है, लंबा सा स्टैंड होगा ऐसा ऐसा, नीचे की तरफ इसमें यहां टोंटी लगी होती है ऐसी, ये इसकी टोंटी हो गई। इसमें अब देखो, एक तो स्थिर प्रावस्था और एक गतिशील। स्थिर प्रावस्था के रूप में यह आपने स्तंभ ले लिया, यह है स्तंभ, या कॉलम ले लिया आपने, कॉलम। यह कॉलम किसको साबित कर रहा है दोस्तों? स्थिर प्रावस्था को। अब यहां पर, अब इस कॉलम में आप पहले क्या भर लो? एक अधिशोषक पदार्थ भर लो, क्योंकि अधिशोषण टेक्निक पर आधारित है, तो आपने एक अधिशोषक पदार्थ भर लिया। यहां पर सपोज करो आपने एक अधिशोषक पदार्थ यहां पर भर लिया, ये हो गया इसमें अधिशोषक। अधिशोषक, अधिशोषक के रूप में आप सिलिका भर सकते हो, स्टार्च ले सकते हो, कोई सा भी एक, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो, स्टार्च ले लो, सिलिका ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। ठीक है, तो ये आप अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हो। सिलिका, स्टार्च, सेल्यूलोज ले लो, सेल्यूलोज ये ले सकते हैं, जो क्या करता है, इसमें कांस्टेंट है, स्थिर है। अब जिस अयस्क को आपको शुद्धिकृत करना है उसको द्रवित रूप में डाल दो, द्रवित अयस्क। द्रवित अयस्क को आपने किस में डाल दिया? कॉलम में डाल दिया, स्थिर प्रावस्था में डाल दिया। स्थिर प्रावस्था और जो आपके पास कौन सी प्रावस्था? गतिशील प्रावस्था के बीच रिएक्शन होगी और यह अयस्क नीचे की तरफ जाएगा। तो अधिशोषण का काम कौन करेगा? अधिशोषक। जो आपके पास जिसको ज्यादा अधिशोषित करेगा, जिसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वो पदार्थ तो नीचे आ गया यहाँ अलग रंग की पट्टी में। ठीक है, इसको मान लिया आपने ए, जैसे लाल रंग की या नीले रंग की पट्टी हो गई। जिसको थोड़ा कम किया वो पट्टी यहाँ, फिर थोड़ा कम किया वो यहाँ, फिर थोड़ा कम किया फिर यहाँ। अलग अलग रंगों की पट्टियों के रूप में वो अयस्क को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, और अधिशोषित करने के बाद अलग अलग रंगों की पट्टियां बना देगा। और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? स्तंभ वर्ण लेखनी। याद रखना, यह पट्टियां शुद्धता से अशुद्धता की ओर होती है। जो सबसे शुद्ध है, फिर कम शुद्ध है, फिर कम शुद्ध है, फिर कम शुद्ध है, यह कहलाता है आपके पास वर्ण लेखनी। ठीक है, और फिर यहां से टोंटी को आप स्टार्ट कर दो। यहां रोधनी या टोंटी लगी होती है, रोधनी, रोधनी। इसमें से जैसे एक कलरफुल पदार्थ बाहर निकल गया, एक बीकर में ले लिया, दूसरा फिर दूसरे बीकर में एकत्रित कर लिया, तीसरा फिर तीसरे बीकर में एकत्रित कर लिया। प्रत्येक बीकर में अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं और वाष्पित करा के उनको शुद्ध कर लेते हैं। यही विधि क्या कहलाती है? आपके पास क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। तो वापस चर्चा करते हैं। जो आपके पास शुद्धिकरण की लास्ट विधि है उसका नाम क्या है? क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखनी विधि। कब काम में लेते हैं? अगर किसी मिश्रण में किसी अवयव की बहुत सूक्ष्म मात्रा उपस्थित हो और उसे हमें पृथक करना है, शोधित करना है, तो हम क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में
किस टेक्निक पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। अधिशोषित अवस्था में इसमें एक तो होती है स्थिर प्रावस्था और एक होती है गतिशील प्रावस्था। स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था के वितरण के आधार पर कौन आधारित होती है, क्रोमेटोग्राफी आधारित होती है। स्थिर प्रावस्था के रूप में क्या काम में लेते हो, अधिशोषक स्तंभ जिसमें अधिशोषक भरा जाता है, और द्रवित अवस्था के रूप में गतिशील अवस्था के रूप में द्रवित या गैस अवस्था में उस अयस्क को लिया जाता है जिसका शुद्धिकरण करना है। नेक्स्ट, उसके बाद ये जो विधि है इसमें इसे क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा जाता है, दोनों प्रावस्थाओं की भौतिक अवस्था, प्रकृति और गमन के आधार पर इनको क्या किया गया है, क्रोमेटोग्राफी नाम दिया गया है। यह 3 प्रकार की है, अधिशोषण, वितरण, आयन विनिमय। ठीक है, हमारे कोर्स में कौन सी है, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी है। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, जिसमें एक लंबा सा कॉलम होता है, उस कॉलम में आप अधिशोषक पदार्थ भर देते हो। अधिशोषक पदार्थ सिलिका हो सकती है, स्टार्च हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है। अब ये जो आपने अधिशोषक काम में लिया है, एक सवाल फिर पूछ सकता है, अधिशोषक के गुण लिखो या अभिगुण लिखो, तो इसके गुण क्या होने चाहिए, ये किसी अयस्क के साथ क्रिया करने वाला नहीं हो। अगर उसके साथ क्रिया करने वाला हो गया तो उसका रासायनिक संगठन बदल जाएगा। तो प्रयुक्त किया गया अधिशोषक कैसा होना चाहिए आपके पास, पहले तो अक्रियाशील होना चाहिए। दूसरी बात वो कैसा होना चाहिए, रंग में श्वेत होना चाहिए, क्योंकि श्वेत रंग में क्या होगा, अलग अलग 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत रंग, अलग अलग रंगों की पट्टियां बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो अधिशोषक पदार्थ सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, रंग में श्वेत होना चाहिए, और तीसरी बात वो रासायनिक रूप से अक्रिय होना चाहिए। ये इसके गुण हैं। फिर आगे क्या करते हैं, अब यहां से गतिशील अवस्था हो गई। इन दोनों की प्रकृति के आधार पर क्या होगा, अधिशोषक पदार्थ अधिशोषित करेगा। जिस अयस्क का अधिशोषण ज्यादा होगा वो सबसे नीचे, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे करते करते अलग अलग रंगों की पट्टियां बन जाएगी, जिन्हें पृथक्कृत करके, जिन्हें अलग अलग पात्रों में एकत्रित करके हम शुद्ध अयस्क की प्राप्ति कर लेते हैं। और यही विधि क्या कहलाती है हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी की विधि कहलाती है। ये आज हमारा दोस्तों सामान्य धातुक्रम खत्म हो चुका है इस लेक्चर में। अब विशेष लेक्चर किताब में जो दे रखे हैं, देखो किताब में दे रखे हैं अलग अलग, उसमें सामान्य धातुक्रम के कुछ पद आगे, कुछ बीच में और कुछ पीछे की तरफ दे रखे हैं। आज इसी तरह से स्टडी करें और इसी तरह से नोट्स बनाएं, जल्दी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं ले रहा हूं विशेष धातुक्रम। हमारे कोर्स में विशेष धातुक्रम की बात करें तो 4 धातुक्रम है। विशेष धातुक्रम किस किस का है देखो, वो मैं लिख देता हूं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्लास तक ये भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, पहला आपके पास कॉपर का धातुक्रम, फर्स्ट कॉपर का धातुक्रम, कॉपर का। दूसरा हमारे पास है एल्युमिनियम का धातुक्रम, सेकंड एल्युमिनियम का धातुक्रम। फिर हमारे पास है लोहे का धातुक्रम, थर्ड Fe आयरन का धातुक्रम। और चौथा हमारे पास जिंक का धातुक्रम। ये 4 धातुक्रम हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ने हैं। करना क्या है, प्रत्येक में विशेष धातुक्रम में, जैसे साधारण धातुक्रम में आपने नाम पढ़े थे, वर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, इसमें अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज कॉपर का धातुक्रम। तो पहला टॉपिक इसमें यही होगा, कॉपर के धातुक्रम में कि इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। प्रमुख अयस्क, तो देखो मित्रों, प्रमुख अयस्कों की बात करते हैं। पहला CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइटीज। ये हो गया कॉपर पाइराइटीज। नेक्स्ट, दूसरा होता है आपका Cu2O। तीसरा होता है आपके पास Cu2S, इसको बोलते हैं रूबी कॉपर, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस, या इसको बोल सकते हैं क्यूपराइट। नेक्स्ट, फोर्थ होता है आपका CO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मेलेकाइट। राजस्थान बोर्ड पूछ चुका है इसको, मेलेकाइट। ये आपके पास प्रमुख अयस्क हो गए।
देखिए कॉपर का धातुक्रम, विशेष धातुक्रम में हमारे पास क्या क्या है दोस्तों, विशेष धातुक्रम में सबसे पहले कॉपर का धातुक्रम, उसके बाद एल्युमिनियम का धातुक्रम, उसके बाद आयरन लोहे का धातुक्रम और उसके बाद जिंक का धातुक्रम। उसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं कॉपर का धातुक्रम, और कॉपर के धातुक्रम में पहली चीज क्या है हमारे पास, प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। अब इसके स्टेप कौन कौन से हैं, तो देखो हिंदुस्तान में सबसे पाया जाता है प्रमुख अयस्क है वो सल्फाइड अयस्क। तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले वही जो क्रेसर, पहले करते हैं हम चूर्णीकरण, चूर्णीकरण, दूसरा हम करते हैं सांद्रण, तीसरा करते हैं हम भर्जन या निस्तापन, भर्जन या फिर क्या निस्तापन, फिर हम क्या करते हैं अपचयन या परगलन, और पांचवा क्या करते हैं हम शुद्धिकरण। ये 5 स्टेप हमने पढ़े थे, आपको याद होगा सामान्य धातुक्रम में। तो चूर्णीकरण तो हम जा क्रेसर से या बाल मिल से कर ही लेंगे। सांद्रण सल्फाइड अयस्क तो किससे किया जाएगा, झाग पल्लवन विधि से, झाग पल्लवन से। नेक्स्ट इसका निस्तापन नहीं होगा, क्या होगा, भर्जन होगा। फिर परगलन होगा वात्या भट्टी में, वात्या भट्टी में, तो उसकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम लोग। और शुद्धिकरण के लिए आपको पता है कॉपर के लिए एक तो बताया था दंड विडोलन, विडोलन, और दूसरा क्या था हमारे पास, एक और पढ़ा था विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी शोधन, एक और हमने पढ़ा था विद्युत अपघटनी शोधन। चलो अब एक एक करके इनकी रिएक्शंस पढ़ते हैं। चूर्णीकरण में कोई अभिक्रिया नहीं, सांद्रण, सांद्रण में भी कोई अभिक्रिया नहीं। फिर क्या आपके पास भर्जन, तो देखो भर्जन की अभिक्रियाएं क्या क्या होगी। भर्जन किसे कहते हैं, भर्जन अयस्क का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। प्रमुख अयस्क कौन सा है, कॉपर पाइराइटिस। तो देखना ये हमारे पास CuFeS2, उसका आपने भर्जन कराया, ठीक है। तो आप इस तरह से याद करो, 3 भाइयों का घर है, एक Cu, एक Fe, एक S। एक विदेशी बाहर आया, जैसे ही विदेशी घर में एंटर किया तीनों भाइयों के बंटवारे हो गए। तो Cu अलग हो गया, नेक्स्ट Fe अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया। लेकिन इसने विदेशी ने छोटे भाई से शादी की और क्या बना दिया, SO2 बना दिया। छोटे भाई से शादी की और SO2 बना दिया। लेकिन बड़े भाइयों ने क्या किया, छोटे को माफ किया तो अपनी तरफ बुलाया। तो बुलाया तो क्या होगा, 2 बार बुलाया, 1 बार और 1 बार में ही आ गया। बैलेंस करना है, 2 लगा दो, देख लीजिए कितना हो गया, यहां लगा दो 2, ये भी बैलेंस। देखो Cu2 Cu2, Fe2 Fe2, सल्फर 4, 1 और 2 कितने हो गए, 3 और 1 4, O2 O2, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या, 3 भाइयों का घर, विदेश से आया, छोटे ने शादी कर ली। बड़ों की आदत माफ करने की है। बड़े वाले ने 2 बार बुलाया, 1 बार गया, 1 बार Fe ने 1 बार बुलाया, आ गया। तो इससे क्या बना, एक बना Cu2S और FeS। लेकिन छोटे ने शादियां तो कर ली भाई, छोटे ने शादियां की, लेकिन बड़े वालों को गुस्सा तो था ही, तो उन्होंने 3 शादियां कर डाली। तो यहां पर यहां हो जाएगा 3O2 और यहां 3O2, 3 शादियां कर डाली। और इससे क्या उत्पाद बने, वो SO2 तो बनेगा ही बनेगा। तो ये हो गया आपके पास Cu2O, ये हो गया आपके पास FeO, प्लस बार क्या चला गया, SO2, प्लस बार क्या चला गया, SO2। बैलेंस करना आपकी बात है। बैलेंस तो बहुत आसान है, सीधा ध्यान रखें। 3 भाइयों का घर, विदेशी आया, छोटे ने शादियां की। नेक्स्ट बड़ों ने छोटे को साथ रख के 3 शादियां की। उनमें सभी में एक बात कॉमन है, SO2 बाहर निकले, SO2 बाहर, SO2 बाहर, SO2 बाहर। इन शादियों से 4 प्रोडक्ट बने, ठीक है। और वो 4 प्रोडक्ट क्या थे आपके पास, वो जो 4 प्रोडक्ट बने उनके नाम लिख दो लाइन सर। यहां बना पहला Cu2S, दूसरा बना FeS, तीसरा बना Cu2O और चौथा बना आपका FeO। ये 4 उत्पाद बने। SO2 गैस थी, बाहर चली गई, SO2 गैस थी, बाहर चली गई, SO2 गैस थी, बाहर चली गई। अब बच्चा कहेगा सर बैलेंस तुम्हारे हाथ की बात है बेटा। बैलेंस बहुत आसान है। देखो ऑक्सीजन कितना है इसमें, 6, यहाँ कितने काम आ गए, 2। तो एक काम करो, यहाँ लगा दो 2। नेक्स्ट, और अगर मान लो ये सल्फर अब ज़्यादा होता है तो एक काम कीजिए आप, यहाँ लगा दो 2। अब देखो बैलेंस है क्या, कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, और ऑक्सीजन कितना हुआ यहाँ 2,
और यहाँ लगा दो 2, देखो बैलेंस है, सब जगह 2 लगा दो, 2 2 2। ऐसे ही इसमें लगा दो 2 2 2, देखो बैलेंस है, 2 Fe 2 Fe, सल्फर 2 सल्फर 2, 6 6 हो गया। ठीक है, ये वर्जन की अभिक्रियाएं खत्म। तो क्या कहोगे, 3 भाइयों का घर, विदेशी आया, Cu2s FeS बना। Cu और Fe ने छोटे भाई को साथ रखा, तभी तो Cu2s FeS बना। 3 शादियां कर डाली। ठीक है, 3O2 3O2, उससे बना Cu2O FeO। SO2 गैस थी, बाहर चल गई। और वर्जित अयस्क से, वर्जित अयस्क में कौन कौन से उत्पाद बचे, Cu2s FeS, Cu2O FeO। नेक्स्ट, ये वर्जन की रिएक्शन खत्म। अब परगलन के लिए क्या जाएंगे बेटा, ये वात्या भट्टी में जाएंगे। तो नेक्स्ट, वात्या भट्टी की अभिक्रिया है। वात्या भट्टी, वात्या भट्टी कैसी होती है सभी को पता है। वात्या भट्टी मैंने कुछ इस तरह से आपको बताई थी। ठीक है, ये वात्या भट्टी का एक रफली डायग्राम हमने बना दिया। नेक्स्ट, अब वात्या भट्टी में सभी बच्चों को पता है वात्या भट्टी में कौन कौन मिलाए जाते हैं। एक तो मिलाया जाता अयस्क, एक मिलाया जाता है कोयला, और एक क्या मिलाया जाता है बेटा, गालक मिलाया जाता है। तो अयस्क तो तुमने मिला दिया, कोयला तुम्हें मिला नहीं है, गालक क्या मिलाओगे, मोस्ट, वेरी मोस्ट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या कॉपर के धातुक्रम में गालक के रूप में आप सिलिका का प्रयोग करते हो, SiO2। यह आपने किसका प्रयोग कर लिया, सिलिका का प्रयोग कर लिया। चलो इसको मिला दिया। अब क्या होगा, देखो सीधा सीधा फिर से एक नई कहानी चालू। ऊपर ही ऊपर ये तो डॉन किसी से रिएक्शन करता नहीं, ये गंदगी इससे कोई रिएक्शन करना चाहता नहीं, तो 2 नंबर और 3 नंबर आपस में रिएक्शन करेंगे। तो वात्या भट्टी की अभिक्रियाएं कैसे याद करोगे, पहले तो पूछा जाए वर्जित अयस्क के प्रमुख उत्पाद Cu2s FeS, Cu2O FeO, Cu2s FeS, Cu2O FeO। नेक्स्ट, वात्या भट्टी में अयस्क कैसे रिएक्शन करेंगे, डॉन तो किसी से रिएक्शन करता नहीं, गंदगी से कोई रिएक्शन करना चाहता नहीं, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन FeS प्लस Cu2O, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और एक्सचेंज हो जाएंगे। ऑक्सीजन इधर आएगा, सल्फर इधर जाएगा, तो क्या बन गया इससे Cu2s और एक बन गया FeO। ध्यान दो, 2 नंबर और 3 नंबर रिएक्शन करके Cu2s डॉन जैसा, FeO गंदगी जैसा, तो ये गंदगी और गंदगी डबल गंदगी, तो ये हो गई अशुद्धि। और अशुद्धि से हमेशा कौन रिएक्शन करता है मित्रों, गालक अभिक्रिया करता है, SiO2 रिएक्शन करके बना देगा फेरस सिलिकेट, FeSiO3, ये बन गया आपका फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट, और ये कहलाता है किट, मतलब अशुद्धि। फेरस सिलिकेट किट बन गया, अशुद्धि मिल गया। बोर्ड सवाल पूछ सकता है आपको कि कॉपर के धातुक्रम में अशुद्धि किस रूप में बाहर जाती है, फेरस सिलिकेट के रूप में। तो मैं आपको पूछता हूं, बताओ अब क्या बचा। तो देखो, एक तो बचा डॉन और एक क्या बचेगा, डॉन जैसा। तो नेक्स्ट, अब वात्या भट्टी के अंत में कौन कौन बचा, एक तो बचेगा डॉन Cu2s और एक डॉन का चमचा तो डॉन जैसा ही, एक बनेगा Cu2O, इसे हम कहते हैं कॉपरमेट। इसे क्या कहते हैं, कॉपरमेट। यह भी सवाल बन सकता है, कॉपरमेट किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वात्या भट्टी में गलित रूप में, क्योंकि लास्ट में हो रहा है और वात्या भट्टी का तापमान बहुत ज्यादा होता है, वात्या भट्टी में गलित रूप में Cu2s और Cu2O, क्यूप्रिक सल्फाइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड का संगलित मिश्रण बचा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉपरमेट कहते हैं। नेक्स्ट, अगला सुनो, ये जो आपने परगलन के बाद शुद्धिकरण किया है, हमने विशेष धातुक्रम इसका नाम दिया, इसीलिए बीच में एक स्टेप और आएगा, वो होगा बेसेमरीकरण, और उसके बाद होगा शुद्धिकरण। तो नेक्स्ट अगला स्टेप है आपके पास बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण, बेसेमरीकरण किस में होता है, बेसेमर परिवर्तक में होता है। बेसेमर परिवर्तक, बेसेमर परिवर्तक एक नाशपाती के आकार की भट्टी होती है, ऐसी, यूं ऐसी एक भट्टी होगी मित्रों, ऐसे। स्टैंड पे लगी होगी, यहां से ऑक्सीजन इंटर करेगी, इसकी अंदर की दीवार सिलिका SiO2 की बनी होती है। इसमें कॉपरमेट को आपने इसमें शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहां डाल दिया आपने कॉपरमेट। याद करो, स्वतः अपचन बताया था मैंने आपको। कॉपरमेट में
क्या होगा, जैसे ही बेसेमर परिवर्तक में जाएगा, बेसेमर परिवर्तक एक स्टैंड पर कसी हुई नाशपाती के आकार की भट्टी होती है जिसके अंदर की दीवार सिलिका की बनी होगी और उसमें ऑक्सीजन प्रवेश होती रहती है। ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश होगी तो उसमें स्वतः अपचयन हो जाएगा, मीन्स Cu2s और दूसरा कौन सा Cu2O आपस में क्रिया करेंगे जिसमें इसके 2 मोल होंगे और यहां से बनेगा 6Cu आपका प्लस ये रहा 2 दूनी 4 और 2 6 और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस, SO2 गैस। SO2 गैस तांबे की सतह से बाहर निकलती है तो तांबे की सतह पर क्या बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, फफोले, और इसी कारण इसको फफोलेदार तांबा कहते हैं। फिर से बोर्ड का क्वेश्चन, फफोलेदार तांबा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे बेसेमर परिवर्तक से प्राप्त तांबे की सतह पर क्या होती है, SO2 गैस बाहर निकलती है जिससे तांबे की सतह पर फफोले बन जाते हैं और इसी कारण इसे फफोलेदार तांबा कहते हैं, जो लगभग 97 से 98% तक क्या होता है, शुद्ध होता है। अब ये जो 97 से 98% तक शुद्ध है, इसमें या तो आप दंड विडोलन कर दो या फिर विद्युत अपघटनी शोधन कर दो तो 100% शुद्ध तांबा आपको प्राप्त हो जाएगा। दंड विडोलन के लिए क्या करते हैं आप, एक पात्र में यहां से जो फफोलेदार तांबा प्राप्त हुआ उसको डाल दो, जो फफोलेदार तांबा प्राप्त हुआ है उसको डाल दो तांबा, इसमें हरी लकड़ी का एक डंठल डाल दो, हरी लकड़ी का टुकड़ा। हरी लकड़ी का टुकड़ा जैसे ही तांबे की सतह पर गिरेगा उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और बची हुई सल्फर SO2 के रूप में कहां चली जाएगी, बाहर, और लगभग 99.9% शुद्ध तांबा प्राप्त होगा। एक विधि तो ये, एक विधि विद्युत अपघटनी शोधन कर लो। तो विद्युत अपघटनी शोधन में क्या होता है मित्रों, विद्युत अपघटनी शोधन में आपके पास क्या रहेगा, वही एक एनोड रहेगा, एक कैथोड रहेगा। शुद्ध धातु तो कहाँ इकट्ठी होगी, कैथोड पर, अशुद्धियां एनोड में बॉल के रूप में एकत्रित हो जाएगी और विद्युत अपघटनी शोधन से भी 99.9% शुद्ध तांबा प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका तांबा प्राप्त करने का एक मेथड हो चुका है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी शोधन या दंड विडोलन। तो देखिए वापस इस पर एक चर्चा करते हैं छोटी सी। क्या पढ़ा हमने, विशेष धातुक्रम पढ़ा। विशेष धातुक्रम किसका, कॉपर का। तो सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले आपने पढ़ा उसके प्रमुख अयस्क कौन कौन से, CuFeS2 कॉपर पायराइटीज, उसके बाद Cu2O रूबी कॉपर या क्यूपराइट, Cu2S कॉपर ग्लांस, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, उसका नाम क्या है, मेलाकाइट। नेक्स्ट उसके बाद इसके धातुक्रम के स्टेप कौन कौन से, तो सबसे पहले आप कहोगे चूर्णीकरण है, उसके बाद कहोगे सांद्रण है, और उसके बाद क्या कहोगे आप, भर्जन व निस्तापन, उसके बाद परगलन और एक बेसेमर पर, तभी तो नाम विशेष धातुक्रम है, बेसेमर परिवर्तक, और फिर शुद्धिकरण। चूर्णीकरण तो सबको पता ही है। सांद्रण झाग पल्लवन, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है, झाग पल्लवन विधि से किया जाएगा। भर्जन, भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। 3 भाइयों का घर, विदेशी आया, टुकड़े हो गए Cu2S FeS, 3 शादियां की, बना दिया Cu2O FeO, SO2 गैस बाहर। वर्जित अयस्क के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से, Cu2S, दूसरा FeS, Cu2O FeO। अयस्क को कोयले व गालक, गालक कौन, सिलिका के साथ, किसमें उतार दिया, वात्या भट्टी में, गर्म हुआ। डॉन ने किसी से रिएक्शन करी नहीं, FeO गंदगी से कोई करना चाहता नहीं। 2 नंबर और 3 नंबर रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके एक बनाएगा डॉन जैसा, एक बनाएगा गंदगी जैसा। गंदगी और गंदगी डबल गंदगी, गंदगी रिएक्शन करेगी किससे, गालक से, और अशुद्धि फेरस सिलिकेट के रूप में FeSiO3 के रूप में कहाँ चली गई मित्रों, बाहर चली गई। तो बताओ भट्टी में, वात्या भट्टी में लास्ट में क्या बचा, वात्या भट्टी में वैसे ही नीचे की तरफ ताप बहुत ज्यादा होता है तो कोई भी चीज गलित अवस्था में प्राप्त होगी। तो डॉन और डॉन का चमचा, डॉन कौन, Cu2S, चमचा उस जैसा ही Cu2O, गलित अवस्था में प्राप्त होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कॉपरमेट। तो आप कहोगे वात्या भट्टी में अंतिम उत्पाद के रूप में Cu2S व Cu2O का संगलित मिश्रण प्राप्त होता है जिसे आप क्या कहते हैं, कॉपरमेट कहते हैं। इस कॉपरमेट को आपने बेसेमर परिवर्तक में स्थानांतरित कर दिया, जो एक नाशपाती के आकार की सिलिका की आंतरिक दीवार, सिलिका की बनी हुई एक भट्टी होती है, उसमें स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित करते उसमें स्वतः अपचयन हुआ, अपचयन में पढ़ा था हमने, स्वतः अपचयन हुआ। Cu2S डॉन पर डॉन के चमचे ने आपस में क्रिया की, SO2 गैस बाहर गई।
SO2 गैस धीरे धीरे बढ़ जाती है तो तांबे की सतह पर क्या बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, ब्लिस्ट बन जाते हैं, और इसी कारण उसे फफोलेदार तांबा कहते हैं, जो लगभग 97 से 98% तक क्या होता है मित्रों, शुद्ध होता है। नेक्स्ट, उसके बाद आपने कहा शुद्धिकरण के लिए क्या करें, फफोलेदार तांबा को गलित मिश्रण को लेकर या जलीय विलयन को लेकर एक पात्र में डाल दिया, ताजा हरी लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा और उसको हिला दिया, उससे क्या हुआ, सल्फर SO2 के रूप में बाहर चली गई। यह कहलाती है दंड विडोलन शुद्धिकरण की विधि। या फिर विद्युत अपघटनी शोधन कर दो तो अशुद्धियां एनोड पंख पर प्राप्त होगी और शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त हो जाएगी। यह हमारा कॉपर का धातुक्रम कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला देखते हैं हम एल्युमिनियम का धातुक्रम। विशेष धातुक्रम में एल्युमिनियम का धातुक्रम नंबर 2। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, एल्युमिनियम का धातुक्रम। एल्युमिनियम का धातुक्रम देखो मित्रों, एल्युमिनियम का धातुक्रम बिल्कुल विशेष है, बिल्कुल विशेष। जैसे आपने विशेष धातु साधारण धातुक्रम में क्या पढ़ा, सांद्रण, चूर्णीकरण, वो सब पढ़ा। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होगा सांद्रण, और सांद्रण की भी आपको बता दूं 3 विधियां, कौन कौन सी, हॉल की विधि, नेक्स्ट बेयर की विधि और सरपेक की विधि। सरपेक की विधि, 1 मिनट, आपको याद होगा जब हमने चूर्णीकरण और उसके बाद सांद्रण पढ़ा था। सांद्रण की मैंने 4 विधियां बताई थी पहले अध्याय में, पहला लेक्चर था उसमें, झाग पल्लवन, चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण और रासायनिक विधि। ये आ गई आज रासायनिक विधि, बेयर की विधि। ठीक है, तो यहां पर बेयर की विधि या इसको बोल सकते हैं आप रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, या इसको बोल सकते हो निछालन, लीचिंग, निछालन या निछालक। नेक्स्ट, ये हो गई सांद्रण। दूसरा होता है आपके पास, पहला कौन सा हो गया, सांद्रण, दूसरा हो गया वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन वेरी मोस्ट। वैद्युत अपघटन में जो विधि काम आती है वो होती है हॉल व हेराल्ट की विधि। हॉल व हेराल्ट की विधि, हॉल व हेराल्ट की विधि। और जो तीसरी विधि होती है वो होती है कौन सी, शुद्धिकरण की विधि, शुद्धिकरण की विधि। और उसमें काम आती है हूप की विधि। ये हमारे कोर्स में नहीं है, हूप की विधि। तो ध्यान दो दोस्तों, ये तो कोर्स में नहीं है, ये 2 तो है, सांद्रण और विद्युत अपघटन। तो चलो थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, बाकी विशेष धातुक्रम अगली क्लास में पूरा लेंगे और कंप्लीट कर देंगे उसको। सांद्रण, हॉल, बेयर, सरपेक। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। प्रमुख अयस्क, तो प्रमुख अयस्क सबसे पहले कौन सा होगा, एल्युमिनियम का वेरी मोस्ट जो होता है सबसे, वो होता है आपके पास बॉक्साइट, Al2O3.2s2। ये हो गया आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट। नेक्स्ट दूसरा होता है Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना या कोरंडम, एल्यूमिना या इसको बोल सकते हो आप कोरंडम। नेक्स्ट एक होता है Na3Al(F6), इसको बोलते हैं क्रायोलाइट, क्रायोलाइट वेरी मोस्ट। ये भी कई बार बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, तो एल्युमिनियम में Al2O3.3s2O, ये भी आता है ड्यूरोस्पोर। ठीक है, एक होता है बॉक्साइट Al2O3.2s2O, एक होता है एल्युमिना, ड्यूरोस्पोर, बॉक्साइट, एक एल्युमिना या कोरंडम और क्रायोलाइट Na3Al(F6), ये इसके प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं सांद्रण। सांद्रण की 3 विधियां, हॉल, बेयर और सरपेक। कौन सी विधि कब काम में लेते हैं, तो देखो हॉल की विधि सबसे पुरानी विधि है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सरपेक की विधि जब सिलिका हो तब काम में लेनी है। ठीक है, तो जब आपके पास अशुद्धि हो, देखो इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती है, तो एक तो लोहे की अशुद्धि हो सकती है, एक आपके पास क्या हो सकती है, सिलिका की अशुद्धि हो सकती है। ये 2 प्रकार की अशुद्धियों के आधार पर इनको हम पृथक करते हैं। तो जैसे हमने सांद्रण की विधियों को स्टार्ट करना है, तो सांद्रण की विधियों में आप यूं बोल दो, जैसे सांद्रण है, प्रमुख अयस्क कौन सा है भाई, प्रमुख अयस्क है Al2O3.2s2। अब इसमें 3 विधियां, एक हाल है, एक बेयर है, एक सरपेक है।
ठीक है। हॉल और बेयर ये तो एक में ही आते हैं। जब हम क्या करते हैं, यहाँ हो गया हॉल, यहाँ हो गया बेयर, यहाँ हो गया सरपेक, ठीक है। इससे इन दोनों से जो प्राप्त होगा वो होगा सोडियम मेटा एल्बुनेट NaAlO2, NaAlO2 के 2 मोल प्राप्त होंगे, ठीक है। दोनों से यहाँ प्राप्त होगा सोडियम मेटा एल्बुनेट, यहाँ प्राप्त होगा Al। ट्रिक बता रहा हूँ अभी आपको, रिएक्शन बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी ट्रिक बता के छोड़ रहा हूँ आज ताकि थोड़ा याद कर लो आप। हॉल की विधि, बेयर की विधि, सरपेक, तीनों को अलग अलग लिया। होल में, होल और बेयर में जो डाला सो निकाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या डालोगे आप Na2CO3, इसमें क्या डालोगे आप NaOH, इसमें क्या डालोगे 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन Na2C, 3C + N2, तीनों का जल अपघटन कर दो, तीनों का क्या कर दो, जल अपघटन कर दो। तीनों का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होगा 2AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, जिसको गरम करोगे, गरम करने से 3 मोल ऑफ वाटर, 3 पानी के अणु बाहर चले जाएंगे और आपको क्या प्राप्त होगा, एल्युमिना। इसी को कहते हैं सांद्रण। बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिना प्राप्त करने का पद क्या कहलाता है आपका, सांद्रण कहलाता है। सांद्रण में कौन सी विधि कब काम में लेनी है, होल, बेयर और सरपेक। जब आपके पास सिलिका की अशुद्धि हो तो काम में लेनी है सिलिका की, सिलिका की अशुद्धि हो तो काम में क्या लेनी है दोस्तों, ये काम में लेनी है। नेक्स्ट एक होती है Fe2O3 की अशुद्धि, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो Fe2O3 प्लस सिलिका दोनों की अशुद्धि हो तो काम में क्या लोगे, बेयर। और केवल Fe2O3 की अशुद्धि हो लोहे की, तब क्या काम में लोगे आप, होल को काम में लेते हो। इसका नेक्स्ट क्लास में पूरा स्टडी करेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है। अभी आप थोड़ा सा ध्यान रख लो, एल्युमिनियम का धातुक्रम, प्रमुख अयस्क, बॉक्साइड, एल्युमिना और क्राइलाइट। सांद्रण की 3 विधियां होल, बेयर और सरपेक। विद्युत अपघटन वेरीमोस्ट, हॉल और हेराल्ड के प्रक्रम से किया जाता है और शुद्धिकरण में हूप की विधि प्रयुक्त की जाती है। यह आपका लेक्चर नंबर 4 जो विशेष धातुक्रम में हम इंटर कर सकते हैं। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए। अगली क्लास में शुद्धिकरण को विशेष धातुक्रम की विधियों को हम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।